हेलो बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस का आपको एक सिस्टम दे रखा है और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करके बतानी है। ज्यादातर स्टूडेंट इस टॉपिक के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको बार बार क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको शॉर्ट ही देता हूं कि आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए फटाफट से आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें चार्जेस का एक सिस्टम दे रखा है और उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं जहां पे हम Q1 चार्ज को लाके रखेंगे। अच्छा, लाना कहां से है वो याद रखो। अगर किसी भी चार्ज को लाना है तो वो हमेशा इनफाइनाइट से लाना है। इनफाइनाइट से क्यों? क्योंकि जब आप चार्ज को इनफाइनाइट पे रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। इनफाइनाइट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आपको 1 बाय 1 चार्जेस को लाके रखना है और उन चार्जेस को सिस्टम के अंदर लाके रखने के में हमें जितना भी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो चार्जेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। तो उसी से फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो आपको करना क्या है? पहले चार्ज को लेके आना है। कहां से लेके आना है भाई? इनफाइनाइट से लेके आना है। इनफाइनाइट से लाओगे तो क्या यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं जी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो वर्क करना पड़ेगा। यानी कि पहले चार्ज के लिए Q1 चार्ज बोल देते हैं इसको। ये जो Q1 चार्ज है इसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में हमें जीरो वर्क करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं W1 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ठीक है, पहली चीज। अब मैं इसी चार्ज के पास में एक दूसरा चार्ज लाके रखूंगा। उसको भी कहां से लाना है? इनफाइनाइट से लाना है। पहले चार्ज के लिए वर्क डन कितना है? जीरो। अब दूसरे चार्ज को लाके रखेंगे इसी के पास में। यहां पे हम दूसरे वाले चार्ज को लाके रखेंगे और उसको भी कहां से लाना है? इनफाइनाइट से लाना है। ठीक है, अब ये वाला जो चार्ज है, पहला वाला चार्ज, इससे मान लो सेकंड चार्ज R12 डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? R12। 1 और 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमने क्या बोल दिया? R12। तो जब पहले चार्ज को लेके आए हैं तो क्या हमें कोई वर्क करना पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन जब आप दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो पहला वाला चार्ज तो पहले से बैठा है वहां पे, वो क्या करेगा? चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप दूसरे वाले चार्ज को लेके आओगे। अब इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ रहा है। तो आपको इस बार क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लो वो वर्क है W2। अब उस W2 वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो हमें एक चीज पता है, कोई भी चार्ज हो, जैसे ये चार्ज पहले से बैठा है तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? तो उसको मैं V बोल देता हूं। तो V होगा KQ/R। फॉर्मूला याद है क्या? कोई भी चार्ज हो उससे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। चार्ज कितना है? Q1। डिस्टेंस कितनी है? R12। तो KQ/R वाला फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? हमको पता है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जीरो माना जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरे चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो वर्क, चार्ज और पोटेंशियल, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। याद करो क्या रिलेशन होता है? याद करो, VB माइनस VA इक्वल टू WAB/Q। पढ़ा था कि ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी आप किसी चार्ज को मूव करते हो तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है, तो उस वर्क और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आप मूव कर रहे हो चार्ज को, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें ये रिलेशन होता है। A मतलब इनिशियल पॉइंट, B मतलब फाइनल पॉइंट। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट जहां पे पोटेंशियल V है, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है ना। देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे? VB कितना? फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? KQ1/R12। KQ1/R12। VA मतलब इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? जीरो। W इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं हम इसको। इनफाइनाइट से इस B पॉइंट तक या इस पॉइंट तक लाने में चार्ज को जो भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हमने W2 लिखा हुआ है, तो वैसे तो इसको W2 ही बोल देते हैं, है ना। ये जो वर्क है ये वो वर्क है जो
ए से बी पॉइंट तक चार्ज को लाने में हमें करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज कितना लेके आ रहे हो, Q2। आया समझ में? तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो W2 कितना आएगा बोलो। Q2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये तो जीरो, इसको हटा दो, Q2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। आया समझ में? पहले चार्ज के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, 0। दूसरे चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ा, K Q1 Q2 अपॉन R12। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 चार्जेस का एक सिस्टम है, मतलब एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे और उनके बीच की दूरी इतनी है, तो बताओ उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के बराबर होगी जो आपने किया होगा, W1 प्लस W2 के बराबर होगी, है ना। एक्सटर्नल वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। बिल्कुल आसान है, देखो W1 0 है, W2 है K Q1 Q2 अपॉन R12। तो आंसर क्या आया, 2 चार्ज सिस्टम के लिए आंसर आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। आया समझ में? तो जब भी आपको 2 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R12। आसान एकदम, ठीक है जी। अब सिस्टम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मान लो एक तीसरा चार्ज भी यहां पे लेके आ रहे हैं हम लोग। तीसरा चार्ज है मान लो Q3 और उसको भी इन्हीं चार्जेस के पास में किसी पॉइंट पे लाके रख रहे हो। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे तीसरे वाले चार्ज को लेके आएंगे, उसको भी कहां से लाना है, इनफाइनाइट से। उसके लिए जो वर्क डन होगा उसको क्या बोल देंगे, W3 बोल देंगे उसको। तीसरे चार्ज के लिए किया गया वर्क W3, और चार्ज कितना लेके आ रहे हो, Q3। तीसरे चार्ज को लेके आ रहे हो और इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाके हम रख रहे हैं। अच्छा ये पॉइंट कहां पे है ये एक बार बता देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये पहले चार्ज से कितनी दूरी पे है, ये है R13 दूरी पे। ये जो पॉइंट है ये दूसरे चार्ज से कितनी दूरी पे है, ये है R23, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। आया समझ में? इस तरीके से डिस्टेंसेस के नाम रख देंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन से चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब तीसरे चार्ज को लाने में हमें यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो याद रखो कि जब आप तीसरे चार्ज को लेके आ रहे हो यहाँ पे, तो पहला वाला चार्ज भी बैठा है, दूसरा वाला चार्ज भी पहले से बैठा है यहाँ पे, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा चारों तरफ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तीसरे वाले चार्ज को लेके आ रहे हो आप। इसका मतलब अब की बार आपको और भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसलिए तीसरे चार्ज के लिए हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा कैलकुलेट करते हैं। पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, उसको मैं V डैश बोल देता हूं एक बार, है ना। इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस का मिला के जो टोटल पोटेंशियल आएगा उसका क्या नाम रखा, V डैश। कितना होगा V डैश, इजीली बता सकते हो आप, इधर लिख देता हूं मैं। V डैश होगा पहले चार्ज का R13 डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा K Q1 अपॉन R13, दूसरे चार्ज का R23 डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा K Q2 अपॉन R23। आया समझ में? अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये टोटल पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट के ऊपर। अब हमें इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल पता है 0, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, ये कैलकुलेट कर रखा है। चार्ज कितना लेके आ रहे हो Q3, वर्क कितना करना पड़ेगा W3, तो इन सब में क्या रिलेशन होगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग VB मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि V डैश लिख देते हैं K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23 इक्वल टू, ये क्योंकि VA 0 होगा ना, A मतलब इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, लिख भी देता हूं चलो, इक्वल टू ये आएगा WAB मतलब वो वर्क जो आपने किया होगा। कितना वर्क किया, W3 किया। कितना चार्ज लेके आए, Q मतलब वो चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हो, Q3 चार्ज लेके आ रहे थे। तो बताओ आंसर क्या आएगा, W3 कितना आएगा, Q3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। ये आ गया अपने पास में। आया समझ में? अब आपके पास W1 भी है, W2 भी है और W3 भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर इस 3 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 चार्ज सिस्टम लिख देते हैं पहले, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये किसके लिए, 2 चार्ज सिस्टम के लिए। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 चार्ज सिस्टम की। तो तीनों वर्क को ऐड कर लो, यानी कि W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो वैसे 0 है,
W1 कितना है 0, W2 आपको पता ही है, लिख दो K Q1 Q2 अपॉन R12, और W3 कितना है, W3 ये रहा देखो K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। आ गया समझ में। अब ये जो टोटल वर्क आया है अपने पास में, ये क्या है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो ये 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास आ गया, इंपॉर्टेंट है। 2 चार्ज सिस्टम वाला भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, और 3 चार्ज सिस्टम वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये दूरियां आपको दे रखी होंगी, जैसे आपको बोलेगा एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे हमने चार्जेस रखे हुए हैं, तो बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। या एक ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो 2 चार्ज सिस्टम के लिए तो फॉर्मूला लगाओगे K Q1 Q2 अपॉन R12। 3 चार्ज सिस्टम के लिए फॉर्मूला लगाओगे K, अच्छा ये कैसे याद रखोगे, देखो एक सिंपल सी चीज याद रखो, जितने भी चार्जेज हैं उन चार्जेस से 2-2 चार्जेस के जितने अलग अलग पेयर बन सकते हैं, जोड़े बन सकते हैं, उतनी टर्म्स आती है। जैसे 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, कितने अलग अलग पेयर बनेंगे, एक ही बनेगा Q1 Q2, है ना, तो एक ही टर्म आएगी। 2 चार्ज सिस्टम के लिए एक ही आंसर आता है, मतलब K Q1 Q2 अपॉन R12। लेकिन जब आप 3 चार्ज सिस्टम की बात करते हो तो उसमें 2-2 चार्जेस के 3 अलग अलग पेयर बन सकते हैं, Q1 Q2, Q1 Q3 और Q2 Q3। तो देखो 3 टर्म्स आएंगी, कैसे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। देखो नीचे क्या लिखा है, R12, R12 मतलब 1 और 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस। K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस R23। इस तरीके से आपको देखना है। अगर 4 चार्जेस दे रखे हो तो बताओ 4 चार्जेस से 2-2 चार्जेस के अलग अलग कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, बोलो बताओ जरा। अगर हम 4 चार्ज सिस्टम की बात करें तो 4 चार्जेस से हम 2-2 अलग अलग चार्जेस के कितने पेयर बना सकते हैं, सोच के बताओ फटाक से, बोलो भाई सब लोग बताओ। अगर 4 चार्जेस होते तो कितनी टर्म्स आती, 6 टर्म्स आती, बिल्कुल सही। Q1 Q2 एक पेयर, Q1 Q3 दूसरा पेयर, Q1 Q4 तीसरा पेयर, फिर Q2 Q3 फोर्थ पेयर, Q2 Q4 फिफ्थ पेयर, और Q3 Q4 ऐसे करके 6 पेयर बनेंगे, है ना। कितने पेयर बन गए, 6 पेयर बनेंगे। तो 6 टर्म्स आती है फिर, है ना। 4 से ज्यादा का नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाता है, उसमें कोई भी इतना लेंदी फॉर्मूला अपने नहीं आता है भी कोई उसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने में। तो मैक्सिमम 4 चार्जेस तक का आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो 4 चार्ज सिस्टम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे 6 टर्म्स आएंगी फिर। और नीचे क्या आएगा, हमेशा जिन 2 चार्जेस को आप ऊपर लिख रहे हो ना, उनके बीच का डिस्टेंस नीचे लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना। जितने भी पेयर बनते हैं उतने पेयर आप लिखते जाओ फिर, ठीक है। आया समझ में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है फिर, अगर हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो फिर उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्जेस हैं उनको ला के रखेंगे तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी। यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है ना, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्जेस को ला के रखेंगे और उसके लिए फिर देखेंगे कि कितना कितना वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम ये मानेंगे कि वो स्टोर हो रहा है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उन वर्क का जितना भी वर्क हमें करना पड़ेगा उनका टोटल कर लेंगे, तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले चार्ज को लेके आते हैं। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है उसको मैं V1 बोल देता हूं। कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, V1। कौन से, किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1। अब हम पहले चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहां से लाना है भाई, इनफाइनाइट से। कितना वर्क करना पड़ेगा, W1। इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक चार्ज को लेके आ रहे हो Q1, है ना, Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो। तो Q1 चार्ज के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला है VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q, है क्या ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0। याद रखो इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट लेते हैं और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा 0। फाइनल पॉइंट ये है जहां पे पोटेंशियल V1 है, तो फाइनल पॉइंट B है यहाँ पे, यहाँ का पोटेंशियल V1। इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट है, वहां का पोटेंशियल 0।
जो वर्क हमें करना पड़ेगा उसको मैं W1 बोल देता हूं, W1 अपॉन Q। तो बताओ W1 कितना आया, Q इंटू V1 आ गया। Q1 इंटू V1 लिख देते हैं इसको, क्योंकि चार्ज का नाम हमने Q1 रखा हुआ है। और ये जो वर्क हमें करना पड़ा ये क्या होगा, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पहले चार्ज के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो कोई फोर्स नहीं लगेगा और कोई वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पहले से, तो पहले चार्ज के लिए भी हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। और ये क्या होगा, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्या है फॉर्मूला, Q1 V1, यानी कि चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल चार्ज, कौन सा चार्ज, सिंगल। तो बताओ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी Q1 V1, यानी कि Q इंटू V, ऐसे भी बोल सकते हो सिंपली। चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। बिल्कुल आसान एकदम। अब इसी के पास में दूसरा चार्ज लाके रखेंगे, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लेते हैं V2। अब दूसरा चार्ज यहाँ पे लाके रखना है, कहां से लाना है बताओ, इनफाइनाइट से लाना है। पहले चार्ज से ये पॉइंट कितना दूरी पे है, R12 दूरी पे है। तो बताओ इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो V2 है, और हमें पता है कि अगर पहले से हमें पोटेंशियल पता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें उस पॉइंट का पोटेंशियल, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता था, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0 था, तो इस पॉइंट पे चार्ज को लाने में जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, Q इंटू V। चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसी तरीके से सेकंड चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेके आओगे तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को कैसे लिखोगे, W2 इक्वल टू, क्या लिखोगे, W2 इक्वल टू Q2 V2। चार्ज कितना लेके आ रहे हो, Q2, और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, V2। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, इसमें भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, आंसर यही बनेगा। क्या आपका आंसर आ चुका है, नहीं। देखो अभी तो हमने सिर्फ वो वर्क कैलकुलेट किया है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट सेकंड चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में हमें करना पड़ा। टोटल वर्क जब आप बात करोगे ना सेकंड चार्ज के लिए, तो पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी तो वर्क करना पड़ेगा भाई। पहला चार्ज भी तो पहले से बैठा है, अगर वो नहीं होता पहला वाला चार्ज तो हमें सेकंड चार्ज के लिए इतना वर्क करना पड़ता। क्योंकि पहला वाला चार्ज पहले से बैठा है तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब पहला चार्ज होता है और दूसरा चार्ज उसके पास में लाते हैं तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है K Q1 Q2 अपॉन R12। सॉल्व किया था क्या अभी, वही है देखो। तो टोटल वर्क सेकंड चार्ज के लिए इतना होगा। ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया गया वर्क, और ये पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट किया गया वर्क। तो अगर बोले कि इस टू चार्ज सिस्टम की एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, वो होगी W1 प्लस W2 के बराबर। आंसर आएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ये लो जी, टू चार्ज सिस्टम के लिए फॉर्मूला आ गया। आया समझ में। ऐसी थ्री चार्ज सिस्टम के लिए बना लो चाहे फॉर्मूला, वन चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम। अगर थ्री चार्ज सिस्टम होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सोचो एक बार। अगर थ्री चार्ज सिस्टम होगा तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, सोचो एक बार भाई। अगर थ्री चार्ज सिस्टम होगा तो तीन टर्म्स तो ये आएंगी, Q1 V1, Q2 V2 और Q3 V3। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी Q1 V1, Q2 V2 और Q3 V3। और तीन टर्म्स भाई एक दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी तो हमें वर्क करना पड़ता है, तो तीन टर्म्स वो भी आएंगी। कौन सी, K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। ऐसे करके छह टर्म्स आएंगे। फिर समझ गए क्या। तो इस तरीके से करना है। तो आप जब भी क्वेश्चन करो तो उसमें पहले ध्यान से देख लेना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फिर सिंपल जो फॉर्मूले बताए थे टू चार्ज सिस्टम के लिए K Q1 Q2 अपॉन R12, और थ्री चार्ज सिस्टम के लिए फिर वो तीन टर्म्स आती है। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर ये Q1 V1, Q2 V2, Q3 V3 ऐसी टर्म्स और ऐड हो जाएंगी साथ में। ठीक है, आया समझ में। चले आगे फिर देखो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम
consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb with no external field, मतलब पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बता रखा है। प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00, पहला जो चार्ज है वो इस पॉइंट पे रखा है, एंड 9 सेंटीमीटर 00 यानी कि सेकंड चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है। देखो ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसमें y और z कोऑर्डिनेट 0 बता रखे हैं दोनों ही पॉइंट्स के लिए। इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। y और z कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर होगा। तो मैं थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ, बाकी जो पार्ट है क्वेश्चन के वो बाद में पढ़ते हैं, पहले ए वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मान लो ये x एक्सिस है इधर, और ये इधर -x एक्सिस होगी, ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस मान लो। तो पहला जो पॉइंट है वो कहाँ पे, -9 सेंटीमीटर 00, तो -x एक्सिस वाली साइड में होगा ये -9 सेंटीमीटर 0,0, और यहाँ पे पहला चार्ज रखा है 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम। दूसरा जो पॉइंट है वो है 9 सेंटीमीटर 00, यानी कि वो पॉजिटिव x एक्सिस वाली साइड में होगा, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ओरिजिन से। ये इसके कोऑर्डिनेट के पोजीशन हो गई, और यहाँ पे सेकंड चार्ज रखा हुआ है जो कि -2 माइक्रोकूलम है। आया समझ में, दोनों चार्जेस की वैल्यू पता है हमको, और कहाँ कहाँ पे रखा है वो लोकेशन पता है। तो अब अगर आपको बोला जाए कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आपको क्या पता होना चाहिए, चार्जेस की वैल्यू पता होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। क्या इनके बीच की दूरी बता सकते हो आप लोग देख के, बताओ देख के, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी। एक 9 सेंटीमीटर इधर है ओरिजिन से, एक 9 सेंटीमीटर इधर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप फॉर्मूला लगाओगे टू चार्ज सिस्टम वाला पोटेंशियल एनर्जी का, k q1 q2 अपॉन r12। k मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, q1 q2 यानी कि 7 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, q2 कितना है -2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। देखो माइनस क्यों लगाया मैंने, जब भी आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले यूज करोगे तो चार्जेस की वैल्यू हमेशा सिंबल के साथ पुट करनी है, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय क्या कर दूं यहाँ पे, दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 × 2 18, तो 18 तो पूरा ही कैंसिल, ये बचा 7, और 10 की पावर कितना है माइनस, ये देखो ये इससे कैंसिल होगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि आएगा माइनस का 0.7 जूल, है ना। पूरा सॉल्व करोगे ना -0.7 जूल आ रहा है आंसर। तो ये आ गया पहला आंसर, आया समझ में, पूरा सॉल्व करने पे ये आंसर बना। ठीक है जी, दूसरी बात पे आते हैं। इसने बोला कि सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट में इसने पूछा हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। उन दोनों चार्जेस को अगर इनफाइनेट पे छोड़ के आना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनी सिस्टम की, क्योंकि हमने चार्जेस को इनफाइनेट से लाके यहाँ पे रखा तो सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो जितना वर्क हमने लाने में किया है, क्या उतना ही वर्क हमें वापस उनको वहीं पे छोड़ के आने में करना पड़ेगा। हाँ जी, जो लाने में वर्क किया था वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, कितना है वो वर्क -0.7 जूल। तो वापस छोड़ के आने में कितना वर्क करना पड़ेगा 0.7 जूल ही करना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट है तो माइनस सिंबल लगेगा, यानी कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ऑफ 0.7, यानी कि आंसर आएगा पॉजिटिव 0.7 जूल। ये आपका आंसर है। लाने में जितना वर्क किया वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो वापस छोड़ के आने में भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में। तो वो एक वर्क अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, या पहले वाला नेगेटिव आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है ना, तो पहले वाला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, वापस छोड़ के आने में अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क करना पड़ेगा वो उतना होगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तीसरी बात, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, W = होगा -u। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सी वाले पार्ट पे आते हैं। सी वाले पार्ट में इसने बोला सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड E = A/r²। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है E = A/r², जबकि A कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे दे रखा है वैल्यू। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, जो कि इस फॉर्मूले से बताया जा रहा है, तो फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बताओ सोच के।
U इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? हाँ जी। तो अब इसमें देखो ये वाली टर्म तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सॉल्व किया था अभी, है ना, इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया था, तो आंसर आया था -0.7 जूल। अगर हमें V1 और V2 पता चल जाए तो काम हो जाएगा अपना, है ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो V1 V2 कहां से आएगा? अब वो देखो, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और अगर हमें पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है? हाँ जी, एक रिलेशन होता है, E इक्वल टू -dV/dr। याद आया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। अगर हमें पोटेंशियल दे रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो हम पोटेंशियल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा और पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या करोगे? फिर उल्टा कर देंगे। देखो dr को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा dv इक्वल टू -e dr। ठीक है, और फिर अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? v, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है और उससे आप क्या फाइंड कर लोगे? पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो E तो आपको दे ही रखा है, देखो कितना है, A/r²। तो आप बस इतना सा काम करो, इस फॉर्मूले में देखो dv का इंटीग्रेशन v बनेगा और ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर E की वैल्यू पुट कर दो A/r², उसको सॉल्व कर दो। पहले मैं सॉल्व करके बता देता हूं। देखो ये वाला जो dv है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v। तो v इक्वल टू क्या आएगा? माइनस E की वैल्यू कितनी है? A/r² इंटू dr। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं लिख देता हूं एक बार इसको। हमारे पास है v इक्वल टू -A/r² इंटू dr। सॉल्व करो, इंटीग्रेट करना है। देखो a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, r की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो r की पावर -2 बनेगा और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। और ये इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। ये आएगा, सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू, बताओ ये देखो नीचे -1 आ रहा है, -1 बाहर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बन जाएगा। तो a आ गया, r की पावर -1 बनेगा जिसको 1/r भी बोल सकते हो। तो ये लो जी, v की वैल्यू आ गई अपने पास। तो जैसे आपको पहला पॉइंट बता रखा है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? 9 सेंटीमीटर दूरी पे है। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट इधर हो उधर हो कहीं भी हो, याद है ना, 4 से 8 दूरी पे इधर 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 हर जगह पोटेंशियल बराबर ही होता है। तो बस ये देखना है कि ओरिजिन से पॉइंट कितना दूर है। तो पहला पॉइंट कितनी दूरी पे है बताओ, बोलो कितनी दूरी पे है? 9 सेंटीमीटर। दूसरा वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है? वही 9 सेंटीमीटर। तो दोनों जगह पोटेंशियल बराबर ही आएगा क्योंकि r की वैल्यू सेम हो गई, फॉर्मूले के अंदर जो r है ना उसकी वैल्यू सेम हो गई। अच्छा a कितना है यहाँ पे वो भी देख लो एक बार। a कितना है? 9 × 10⁵ सॉल्व करते हैं। देखो इसको जैसे v1 फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा a की वैल्यू है 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई r कितना है? 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, सॉल्व किया, ये आएगा 10⁷ वोल्ट। ऐसे ही v2 कितना आएगा? तो दूसरा वाला पॉइंट भी 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो a की वैल्यू 9 × 10⁵ और r की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। दूसरा वाला पॉइंट भी 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। आंसर क्या आया? 10⁷ वोल्ट। अब वो फॉर्मूला लगा दो पोटेंशियल एनर्जी वाला, कौन सा? Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। Q1 कितना है? पहला चार्ज कितना है? 7 माइक्रोकुलाम। तो 7 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। V1 कितना है? 10⁻⁷। दूसरा चार्ज कितना है? Q2 -2 माइक्रोकुलाम। याद रखना चार्जेस की वैल्यू सिंबल के साथ में पुट की जाएगी। Q2 और V2 कितना है? V2 है 10⁻⁷। प्लस क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व करी थी अभी, -0.7 जूल आई थी। सॉल्व करो इसको, ये बना यहाँ से 70, ये बना -20, वो -0.7। पूरा सॉल्व करोगे ये आएगा 50 -0.7 यानी कि कितना आया? या 50 में से माइनस करो तो 49.3 आ गया क्या? 49.3 जूल, है ना। ये आपका आंसर है सेकंड वाले केस का। ठीक है, देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन टू मेक ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q ईच लाई एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A. What work will be done by electrostatic field
व्हेन द पार्टिकल्स आर शिफ्टेड अवे सो दैट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स बिकम्स 2a। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि पहले तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या इसका इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, पहले तो वो कैलकुलेट करके बताओ। फाइंड द वर्क डन, है ना। इस सिस्टम को बनाने में इसमें 3 चार्जेस दिखा रखे हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। फिर इसने सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि अगर हम इन चार्जेस को एक दूसरे से दूर कर दें, कितना दूर करना है, इतना दूर करना है कि एक 2a साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, है ना। थोड़ा दूर कर देंगे तो 2a साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो फिर उस केस में फिर जो आपको वर्क करना पड़ेगा इनको शिफ्ट करने के लिए वो कितना होगा, व्हाट वर्क विल बी डन, मतलब वो वर्क बताओ जो इन चार्जेस को 2a साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे शिफ्ट करने में हमें करना पड़ेगा। दोनों चीजें समझ में आई क्या? पहले केस में तो सिंपली ये पूछ रहा है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता दो, दूसरे केस में ये बोल रहा है कि इन चार्जेस को दूर दूर कर दो और 2a साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो फिर उस सिस्टम पे पहुंचाने में, मतलब उन चार्जेस को उस 2a साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे पहुंचाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट करके बताओ। दो चीजें पूछ रहा है। तो पहले तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता दो। कितने चार्जेस है सिस्टम में? 3 चार्जेस, ठीक है। हर एक चार्जेस के बीच की दूरी देखो a है, इन दोनों के बीच की दूरी a, इन दोनों के बीच की दूरी a, इन दोनों के बीच की दूरी a। 3 चार्ज सिस्टम होता है तो 3 पेयर बनते हैं अलग अलग, है ना। और 3 पेयर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है, याद करो, k q1 q2 अपॉन r12 प्लस k q1 q3 अपॉन r13 प्लस k q3 अपॉन r23। यही होता है क्या? इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। करो देखो, u इक्वल टू आ जाएगा k, जैसे इसको q1 मान लो, इसको q2, इसको q3 मान लो, तो k q इंटू q डिवाइडेड बाई दूरी है a, प्लस फिर इसको मतलब दूसरी वाली टर्म में ये q1 है, ये q3 अपना, तो अगेन सेम ही आएगा आंसर, k q इंटू q अपॉन a, क्योंकि दूरियां बराबर है, चार्जेस भी सेम है। फिर तीसरी वाली टर्म में वैल्यू पुट करो, k q इंटू q डिवाइडेड बाई a, आंसर क्या आएगा? 3k q स्क्वायर अपॉन a। ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो इस सिस्टम में स्टोर होगी। और ये कहां से आती है? ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है सिस्टम में? तो जो इनको लाने में हमें वर्क करना पड़ता है, चार्जेस को लाके यहाँ पे रखने में हमें वर्क करना पड़ता है, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो वर्क हमें करना पड़ेगा चार्जेस को इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे शिफ्ट करने में, वो इतना होगा, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। तो वो होगा 3k q स्क्वायर अपॉन a। ये पहला आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में देखो अब करना क्या है, उसको ध्यान से समझना। ये पहले पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में हम इनको दूर कर देंगे, चार्जेस को, इसको इधर इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर, इसको इधर, और इस तरीके से एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। फिर इस तरीके से एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा और उसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? 2a। अब 2a साइड का एक ट्रायंगल बन गया। एक चार्ज ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? चार्जेस को इस बड़े ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे शिफ्ट कर दिया। तो अब बताओ कि इनको शिफ्ट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो एक चीज सिंपल सी बात है, जब आप इन चार्जेस को यहां से यहां पे शिफ्ट करोगे तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा, जो भी आपको वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा? तो वो वर्क क्या करेगा? आप पहले तो ये सोचो कि उस वर्क से क्या होने वाला है यहाँ पे, उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और क्योंकि जब आप किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखते हो या कहीं भी लाके रखते हो तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो पहले जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की और बाद में अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस उस वर्क के बराबर होगा जो एक्सटर्नली हमने किया होगा। बात समझ में आई क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। पहले इस सिस्टम को बनाया हमने तो उसके लिए हमने इतना वर्क किया जो कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं U1 बोल देता हूं। अब हमें सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। जब ये चार्जेस यहां पे शिफ्ट हो गए तो अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो फॉर्मूला वही लगाना है, ये वाला ही, बस R12 R13 R23 की जगह अब क्या आएगा? 2a आएगा। ये दूरी अब क्या हो चुकी है? 2a। तो आप लिखोगे k q इंटू q डिवाइडेड बाई 2a, k q इंटू q डिवाइडेड बाई 2a, k
क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2a। आंसर क्या आएगा? 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है जी। अब हमें तो वो वर्क पूछा है जो हमें करना पड़ेगा, तो वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। W इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इनिशियल है इतनी के क्यू स्क्वायर 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। सॉल्व करो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे एलसीएम वगैरह लेके, जैसे 2a एलसीएम ले लो तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2a एलसीएम लेने पे 3 - 2 यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ये आएगा माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस में आएगा आंसर। अच्छा, नेगेटिव में क्यों आ रहा है वर्क डन? क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। चार्जेस जितना दूर जाएंगे ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही घटती जाएगी। देखो अपॉन में है R12 R13 ये सब, इसका मतलब दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी घट गई बाद में, इसलिए बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें से जब आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस किया तो आंसर कैसा आया? नेगेटिव। ये आपका आंसर है, सेकंड वाले केस में ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। आया समझ में? चलें आगे। देखो एक और क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द बुलेट हैज ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, through what potential it be accelerated from rest to acquire the same speed। ये बोल रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास है 2 ग्राम। ये कोई बुलेट मान लो, इसका मास कितना बता रखा है? 2 ग्राम बता रखा है, और ये कितनी स्पीड से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार कितनी है? स्पीड बता रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि इतनी स्पीड से जा रही है। अब ये बोल रहा है कि अगर इस पे चार्ज कितना हो? 2 माइक्रोकूलम। अगर इस पे चार्ज कितना हो? 2 माइक्रोकूलम, तो इसको कितने पोटेंशियल से हमको एक्सेलरेट करना चाहिए ताकि ये उतनी ही स्पीड गेन कर ले जितनी ये पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी ना, इतनी स्पीड इसको गेन करनी है। तो एक चीज याद रखो कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो उसको कितनी एनर्जी मिलती है? तो जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। याद करो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर v पोटेंशियल, अगर मान लो कोई चार्ज q है, उसको ऐसी जगह पे आप रखते हो जहां पे पोटेंशियल v है, तो उसको जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है q इंटू वी। वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। कब? जब आप v पोटेंशियल डिफरेंस से किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? v के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं मैं। इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल है इनकी प्लेट्स के ऊपर, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? v। अब मान लो यहाँ पे कोई q चार्ज हमने रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इससे रिपेल होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, वो इधर मूव करेगा। तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? तो वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है ये उसी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है जो v पोटेंशियल वाली जगह पे किसी भी चार्ज को लाके रखने में हमें करना पड़ता है। कितना? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होगा Q इंटू वी। आप Q चार्ज को V पोटेंशियल वाली जगह पे लाके रखते हो तो वर्क कितना करना पड़ेगा? Q इंटू वी, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? Q इंटू वी। आया समझ में? बात समझ में आई क्या? जैसे एक मान लो m मास है, उसको आप ग्राउंड से उठा के h हाइट पे लगते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था mg, नीचे mg लग रहा था ना, उसके अपोजिट आपने उसको h हाइट के ऊपर शिफ्ट किया तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा। mg के बराबर फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगाया ताकि वो h हाइट ऊपर मूव करे, तो फोर्स लगाया mg के बराबर लगाया ना, इसलिए mg बोल देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। आप बिल्कुल धीरे धीरे लेके आ रहे हो विदाउट एक्सेलरेशन उसको, तो mg के लगभग बराबर ही फोर्स लगाया आपने, बहुत ज्यादा नहीं लगाया। तो mg इंटू एच क्या हो गया? वर्क डन हो गया। वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा जमीन पे पहुंच के? जितनी इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना। इसको बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये जो लॉ है ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हम v पोटेंशियल से किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तो उसको जो एनर्जी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी।
ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम V पोटेंशियल से इस बुलेट को एक्सेलरेट करेंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी Q इंटू वी, जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। अब V हमको पता है 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होनी चाहिए, तो उसके लिए V कितना होगा वो पूछा जा रहा है। V मतलब ये वाला V है पोटेंशियल, और ये स्मॉल v मैंने लिखा है ये है स्पीड, तो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। देखो m कितना है 2 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। v है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई Q कितना है 2 माइक्रो कुलाम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कुलाम। आंसर कितना आएगा, ये 2 से 2 गया, ये 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 बनेगा, तो 6 इन और ये 2 यानी कि आएगा 10 की पावर 5 वोल्ट के बराबर। मतलब 10⁵ वोल्ट से आपको बुलेट को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो वो कितनी स्पीड गेन कर लेगी 10 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड गेन कर लेगी। ठीक है, आया समझ में? बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।